हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले यूनिट स्थिर विद्युत के अंतर्गत आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत बल रेखाएं, या हम इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो एकदम कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना। हमने ये जाना हुआ है कि कोई स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक क्षेत्र बनाता है। कोई भी स्थिर आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र को हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। और उस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम एक रेखाओं का उपयोग करते हैं, और वो रेखाएं एकदम पूरी तरह से काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। मतलब हम उसको अपने से इमेजिन करते हैं, और उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बोला था कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से माइनस तक के बीच होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसको दिशा बताने के लिए मैं प्लस से माइनस के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और उसमें एक एरो का साइन बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया? विद्युत बल रेखा, ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखा बेसिकली क्या है? तो हमने बोला विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। किसी भी दिशा में हो, क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम एक रेखा का इमेजिन करते हैं, एक रेखा का हम कल्पना करते हैं। उस रेखा को हमने क्या नाम दिया हुआ है? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा हमने उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं विद्युत बल रेखाओं की। तो क्या हमने बोला? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र में के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना। हमने ये डेफिनेशन लिखा कि विद्युत क्षेत्र में उसकी दिशा को बताने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग में लाते हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ये जो बल रेखाएं होती हैं ये निष्कोणीय होती हैं। क्या होती है? एकदम ये निष्कोणीय होती है। मतलब ये जब एक स्थान से हम ये प्लस से माइनस की ओर जाएंगी तो ये कोण नहीं बनाएंगी, ठीक है ना। ये कोण नहीं बनाएंगी, ये एकदम सरल रेखा होगी, स्मूथ कर्व बनाएंगी, ठीक है ना। स्मूथ कर्व होती है, ठीक है ना। मतलब ये क्या होती हैं? निष्कोणीय होती हैं। क्या होती हैं ये निष्कोणीय होती हैं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं निष्कोणीय होती हैं। निष्कोणीय का मतलब ये कोई भी कोण नहीं बनाती होती, निष्कोणीय वक्र होती है, ठीक है। निष्कोणीय वक्र होती है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने क्या जाना कि विद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम एक काल्पनिक रेखा का उपयोग करते हैं, और उस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब हमने इसकी परिभाषा बनाई, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि इनकी विशेषता क्या होती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या जानेंगे? इसकी विशेषताएं। क्या जानेंगे? विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता हम ये जानते हैं
कि जो विद्युत बल रेखा होती है ये कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है। हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये काल्पनिक रेखा होती है, अर्थात बल रेखा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसको हम समझने के लिए हम अपने से इमेजिन करते हैं। तो ये कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है, और ये निष्कोणीय होती है, मतलब ये स्मूथ होती है, कर्व, स्मूथ कर्व होती है, इनमें कोई कोण नहीं होता है। तो पहली विशेषता हमने ये जाना कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक। नंबर दूसरा, ये विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक ना, मतलब धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश के अंदर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। तो दूसरी विशेषता हम क्या जानेंगे कि विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से, पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होकर निगेटिव आवेश में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, पॉजिटिव आवेश से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ठीक है ना, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई पॉजिटिव आवेश है और दूसरे मेरे पास एक नेगेटिव आवेश है, तो ये जो बल रेखाएं बनाएंगी, ये प्लस से विद्युत बल रेखाएं माइनस की ओर जाएंगी, प्लस से किधर जाएंगी? माइनस की ओर जाएंगी, और आवेश से बल रेखाएं कहाँ निकलेंगी? बाहर की ओर निकलेंगी, और ऋणात्मक आवेश की ओर विद्युत बल रेखाएं कहाँ आएंगी? अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। ठीक है ना, कभी भी ऋणात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर नहीं निकलेंगी, और ना ही कभी भी धनात्मक आवेश के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। ये बात अपन को जानना है। ठीक है ना। तीसरी विशेषता हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता हम ये जान लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इस क्या बोलेंगे? निष्कोणीय वक्र बनाती है, निष्कोणीय वक्र बनाती है। ठीक है, तो क्या होते हैं? ये निष्कोणीय वक्र बनाते हैं। निष्कोणीय का मतलब ये जो बल रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगी तो इनके बीच में एंगल नहीं बनेगा, इस प्रकार से हम इसको नहीं लिखेंगे। ये धन से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, ऐसे बिना कुछ कोण बनाए हुए स्मूथ कर्व बनाती है। ठीक है ना। अगली विशेषता हम ये जान लेते हैं, चौथी विशेषता, कि बल रेखाएं जो होती हैं किसी भी आवेश से, चाहे वो धनात्मक आवेश से हो चाहे वो ऋणात्मक आवेश से हो, वो लंबवत निकलती हैं। क्या निकलती हैं? लंबवत निकलती हैं। और जब ऋणात्मक आवेश पर अंदर जाती हैं तो ये लंबवत क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। ठीक ना, अर्थात विद्युत बल रेखा जो होगी धनात्मक आवेश से लंबवत बाहर की ओर निकलेगी और ऋणात्मक आवेश में लंबवत उसके अंदर की ओर प्रवेश करेगी। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला? तीसरी विशेषता क्या हमने जाना कि विद्युत बल रेखा किसी आवेश में लंबवत बाहर निकलती हैं या लंबवत प्रवेश करती है। ठीक है ना। मतलब किसी भी धनात्मक आवेश से यदि विद्युत बल रेखा निकल रही है तो वो सतह से लंबवत निकलेंगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेंगी। अगर किसी ऋणात्मक आवेश में बल रेखा अंदर जा रही है तब भी वो 90 डिग्री का क्या बनाएंगी? कोण बनाएंगी। ठीक है ना। अगली विशेषता हम ये जान लेते हैं, ठीक है,
कि विद्युत बल रेखाएं, दो बल रेखाएं या दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा अक्सर परीक्षा में हमसे पूछा जाया करता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो ध्यान से समझिए, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसको मैं मिटाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक विद्युत बल रेखा है, ऐसे मैंने बोला ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ठीक है ना। तो प्लस से लेकर माइनस की ओर विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। एक दूसरी विद्युत बल रेखा मैंने ड्रॉ किया ऐसे, ये भी विद्युत बल रेखा, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ठीक है। तो यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आप ध्यान से देखिए, इस लाइन को देखिए कि विद्युत बल रेखा इधर जा रही है और इस बिंदु से विद्युत बल रेखाएं इधर जा रही हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु से दो बल रेखाएं दो विभिन्न दिशाओं पर जाती हुई हमको प्रतीत होता है। और चूंकि विद्युत बल रेखा विद्युत बल की दिशा बताता है और ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक बिंदु पर बल लगाएं और बल की दिशा दो दिशाओं की ओर हो, अतः हम ये बोल सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु से दो बल रेखाएं अलग अलग दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि विद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है और जो कि संभव नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। चौथी विशेषता, अगली विशेषता हम क्या जान सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जिन स्थानों पर सघन होती हैं, जिन स्थानों पर क्या होती हैं, सघन होती हैं, ठीक ना। अर्थात मैं यहाँ पर अगर पॉजिटिव आवेश बनाऊँ, यहाँ पे नेगेटिव बनाऊँ, यहाँ से बल रेखा ऐसे निकल रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल रहे, मान लो हमने ये सपोज किया, ये ऐसे, और ये नेगेटिव पर ऐसे अंदर आ रही है ऐसे, ठीक है, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक। तो ये बल रेखाओं मतलब किसी सतह में जिस स्थान पर ज़्यादा सघन होंगी, जिस स्थान पर ज़्यादा क्या होंगी, सघन होंगी, क्या होंगी, सघन होंगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होगी। सघन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सर्वाधिक। और जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं विरल होगी, क्या होगी, विरल, वहाँ पर विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा, दुर्बल क्षेत्र। तो आप नोट कर सकते हैं कि जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या सघन होती है, बहुत ज़्यादा सघन होती है, उन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखा का मान भी बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात उस स्थान पर ज़्यादा आकर्षण होगा या ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। इसके विपरीत जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाओं विरल होती हैं, वहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत कम होती है, अर्थात उन स्थानों पर बहुत ही कम आकर्षण बल लगेगा या बहुत ही कम प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषताएं हुई विद्युत बल रेखाओं के बारे में। हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, विद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इससे पहले जस्ट अभी हमने जाना कि यदि विद्युत क्षेत्र को, मतलब विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम एक काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं और उन रेखाओं को हमने नाम दिया था विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र अगर जा रहा है, ऐसे हमने बनाया विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र किसके फॉर्म में जाएंगे, किसके रूप में जाएंगी, हम उनको प्रदर्शित किससे करेंगे, तो आंसर है हमारा, हम उसको प्रदर्शित करेंगे बल रेखाओं के द्वारा, ठीक है ना। अब यदि वो बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में गमन कर रही हैं, यदि वो बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसे मान लीजिए जा रही है और जाते हुए उनको कोई सतह मिल जाता है, कोई क्या मिल जाता है, कोई भी उस विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक
सतह मिल जाता है तो उस सतह से जितनी बल रेखाएं अभिलंबवत गुजरेंगी, जितनी बल रेखाएं उस सतह से लंबवत निकलेंगी, उनकी कुल संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? विद्युत फ्लक्स नाम देंगे। हम एक उदाहरण से हमें समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा जो स्पेस है, ये मान लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं? जा रही हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। और इस क्षेत्र में यदि कोई सतह यहाँ पर हमने रखा, इस विद्युत क्षेत्र में कोई सतह हमने रखा, और इस सतह से जितनी रेखा लंबवत जाएंगी, जितनी रेखा कहाँ जाएंगी? इस सतह के लंबवत पास आउट होगी, लंबवत इससे गुजरेंगी, उसकी कुल संख्या को हम नाम देंगे विद्युत फ्लक्स। क्या नाम देंगे? विद्युत फ्लक्स। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हमारे पास एक खिड़की है, एक खिड़की है, और इस खिड़की में कोई खिड़की है, उस खिड़की से हवा आ रही है, तो खिड़की के बड़ा होने से, उसका साइज बड़ा होने से हवा की मात्रा ज़्यादा अंदर आएगी। खिड़की की एरिया, उसका क्षेत्रफल कम होने से हवा की कम मात्रा कमरे के अंदर आएगी, ठीक है। तो उस हवा की क्वांटिटी उस खिड़की के क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि इस कंडीशन के लिए जो हम क्षेत्र लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे, वो क्षेत्रफल कैसा राशि होगा? सदिश राशि होगा। कैसा राशि होगा? सदिश राशि होगा, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स को हमने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको नोट करता हूँ, इस परिभाषा को। इस परिभाषा को हमने क्या बोला? विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। और इसे अक्षर फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या बोला? इसे हम अक्षर किससे प्रेस करेंगे? फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। और विद्युत फ्लक्स का जो हमारा सूत्र होगा वो क्या होगा? फाई ई किसके बराबर होगा? ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना। जहाँ हमारे पास ई क्या होगा? तो ई हमारे पास होगा विद्युत क्षेत्र, और डी एस हमारे पास क्या होगा? अल्प पृष्ठ या तो फिर पृष्ठ, और थीटा होगा ई तथा डी एस के बीच का कोण, डी एस के बीच का कोण, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हुई। ये विद्युत फ्लक्स का हमारा सूत्र हुआ ई डॉट डी एस कॉस थीटा, जहाँ ई होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी एस होगा वह क्षेत्रफल जिस क्षेत्रफल से वो लंबवत गुजरेंगी, और थीटा होगा ई एवं डी एस के बीच का कोण, ई एवं डी एस के बीच का कोण, ठीक है ना। अब हम ये जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास ये कोई एक सतह है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक क्या है? सतह है। ऐसे मैंने बोला ये हमारे पास ये एक सतह है। इस सतह का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ए है। इसका मैंने सरफेस लिया, ये सतह हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है? एस है। और इस सतह से
इस सतह के लंबवत ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये बल रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही है, मतलब ये ई गुजर रही है, ठीक है। ये तो जब किसी सतह से बल रेखा लंबवत बाहर की ओर निकलती है, लंबवत कहाँ निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, लंबवत बाहर की ओर निकलती है, तो हम उसको बोलते हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव विद्युत फ्लक्स किसे बोलेंगे, तो जब किसी सतह से बल रेखा बाहर की ओर निकलेंगी, अभिलंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, तो हम उसे बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। और कैसा विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार से यदि किसी सतह में बल रेखा अंदर की ओर आ रही है, बल रेखा कहाँ आ रही है, अभिलंबवत अंदर की ओर आ रही है, अंदर, ठीक है ना। तो अंदर की ओर जो बल रेखाएं आ रही हैं, तो उसको उस सतह से संबद्ध फ्लक्स को हम बोलेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। कैसा बोलेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, यदि किसी सतह से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, यदि किसी सतह से बल रेखा अभिलंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, उसे हम बोलेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और यदि किसी सतह में बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी और प्रवेश भी कैसे करेंगी, लंबवत प्रवेश करेंगी, तो उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। बाहर निकलेंगी तो धनात्मक, अंदर आएंगी तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। और मान लीजिए किसी सतह, ये कोई सतह है, हमने बोला ऐसा, हमने सतह लिया, इस सतह से बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो ये बल रेखाएं इस सतह पर ध्यान से देखिए, ये अंदर की ओर आ रही हैं और इस सतह पर क्या आ रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। तो जब किसी सतह में बल रेखाएं अंदर प्रवेश भी करें और बाहर भी निकलें, तो उसे हम बोलेंगे शून्य विद्युत फ्लक्स। तो क्या बोलेंगे, ये कौन सा विद्युत फ्लक्स होगा, जीरो फ्लक्स, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, आंसर 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या हमारे पास होगा, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, और तीसरा क्या होगा, शून्य विद्युत फ्लक्स, शून्य विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो धनात्मक किसे बोलेंगे, जब बल रेखा किसी सतह से लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। ऋणात्मक कब बोलेंगे, जब बल रेखा सतह की अभिलंबवत अंदर प्रवेश करेंगी। शून्य कब बोलेंगे, जब बल रेखा फ्लक्स से अंदर भी आएंगी और बाहर भी आएंगी, ठीक है। तो उस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। लेते हैं कि ये फ्लक्स अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा, ठीक है ना। तो हमको सूत्र पता है फ्लक्स का, फाई किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, जहाँ ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, डी एस क्या है, क्षेत्रफल, और थीटा क्या है, बीच का कोण। तो यदि मैं यहाँ पास थीटा की वैल्यू 0 रखूँ, थीटा की वैल्यू क्या रखूँ, 0 रखूँ, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और हमारा जो फ्लक्स होगा वो हमको मिलेगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, मतलब जो हमारा फ्लक्स होगा ये होगा मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम। अर्थात जब ई और डी एस के बीच, ई और डी एस के बीच जो कोण बने वो 0 डिग्री का कोण बने, 0 डिग्री का कोण बने, तो 0 डिग्री के कोण बनेगा, तो उस समय फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अब 0 डिग्री कब बनेगा, आंसर जब सतह के बल रेखा लंबवत गुजरेगी, लंबवत गुजरेगी। तो मान लीजिए कोई सतह है, इस सतह को मैंने नाम दिया हुआ है एस, और ये बल रेखा है, तो इसके बीच का कोण कितना है यहाँ पास, ये 90 डिग्री, ये लंबवत निकल रही है, ये सतह के लंबवत इंटर करी, लंबवत बाहर क्यों निकली, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0। कैसे 0 डिग्री बनेगा समझिए। तो इससे पहले मैंने बताया कि क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, मतलब उसकी दिशा भी होती होगी, तो इसकी दिशा होती है सतह के लंबवत। तो मान लीजिए मेरे पास अगर ये सतह है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ऐसे होगी, इस सतह के लंबवत, ये सतह है, इस सतह के लंबवत, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये सतह है तो इस सतह के लंबवत, ऐसे ये सतह है
तो इस सतह के लंबवत क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये सतह है, ठीक है, इस सतह की जो क्षेत्र सदिश होगी वो कितना होगा, इसके लंबवत ऐसे एरिया वेक्टर, और ये क्या है, ई है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बना, 0 डिग्री, ठीक है। तो जब थीटा 0 होगा तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, हमारा अधिकतम होगा। और अधिकतम कब होगा, जब सतह लंबवत होंगी। लंबवत कब होंगी, जब विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का कोण, बीच मतलब दोनों कैसे होंगे, एकदम पैरेलल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फाई ई, यदि हम थीटा की जगह हम क्या रखते हैं, यदि थीटा की जगह हम रखते हैं 90 डिग्री, यदि हम थीटा की जगह हम क्या रखते हैं 90 डिग्री, तो हमारा जो सूत्र बनेगा फाई ई किसके बराबर आ जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस 90 की वैल्यू 0। तो टोटल हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, और इस स्थिति में न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम, ठीक है। और ये न्यूनतम कब होगा, हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई विद्युत बल रेखा है ऐसे, और इसी में हमने क्षेत्र रखा हुआ है ऐसे, इसके समांतर रखा हुआ है, समांतर, तो विद्युत क्षेत्र कैसे जा रही है, ऐसे, और क्षेत्र ये इसका क्षेत्र है, क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, लंबवत, तो ये लंबवत, इनके बीच का कोण कितना बना, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए जब फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के, कोई भी सतह विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं फ्लक्स का मात्रक और विमी सूत्र, ठीक है। तो हम इसका मात्रक सबसे पहले समझते हैं, मात्रक। तो मात्रक को जानने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला है फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और डी एस का मतलब क्षेत्रफल। तो फाई ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या, कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ठीक है। दूसरी बात हम क्या जान लेते हैं, इसका विमी सूत्र जान लेते हैं। तो विमी सूत्र भी हमको पता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो ई का विमी सूत्र क्या होता है, ई का हम कैसे निकालते हैं, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो ई की वैल्यू आएगी एफ बटे क्यू, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ एफ बटे क्यू इंटू डी एस। डी एस का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम लिखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल को हमने लिखा डी एस, ऐसे लिखा। तो बल का विमी सूत्र कितना होता है, एम एल टी माइनस 2, और क्यू का विमी सूत्र क्या होता है, ए टी, और डी एस मतलब क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर। तो ये टी, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, एम एल, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 और 1 3, और ये टी माइनस 2, और ये टी ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा, तो -2, और ये -1 -3, और ये ऊपर जाएगा तो a -1। ये फ्लक्स का क्या होगा, हमारा विमी सूत्र होगा, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे गॉस का प्रमेय। करिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।